हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का जो क्वेश्चन कर रहे थे ऑब्जेक्टिव वाले, वो शायद 1 से लेकर के 23 तक क्वेश्चन हो गया था नंबर में। आज देखेंगे 23 नंबर से आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे लगा हुआ मिलेगा, तो आप वीडियो को रोक रोक करके और उसको आप सोल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। बता दिया गया था 23 नंबर तक क्वेश्चन हो गया था, ठीक है ना। तो चलिए 24 नंबर से क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोग भी जो आप लोगों को यह नोट्स मिला होगा तो इस पे आंसर टिक कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंचे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे बात कर रहे हैं 24 नंबर से ले, कहाँ से 24 नंबर से जो बात किए थे, यानी 23 नंबर तक बता दिया गया था। 24 नंबर से देखिए क्वेश्चन क्या है। कहता है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। देखिए, कोई समतल दर्पण अगर होता है तो उसके द्वारा जो आवर्धन होता है, आवर्धन जो बनता है, आवर्धन का जो मान होता है वो +1 होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कहीं पे +1 दिख रहा है, तो 24 का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, +1, ठीक है ना। तो 24 नंबर का जो है ए ऑप्शन में दिख रहा है कि +1 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर की बात करते हैं। 25 नंबर में क्या दिया गया है, तो निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। ऑप्शन की तरफ देखिए, समतल दर्पण से, समतल दर्पण के द्वारा भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण के द्वारा भी बनता है आभासी प्रतिबिंब। अवतल दर्पण से, अवतल के द्वारा भी बनता है। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इसलिए 25 नंबर का जो है ऑप्शन डी बन जाएगा इनमें से सभी। तो 25 का ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, डी बन जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर में क्वेश्चन में क्या है दिया गया है। निम्नलिखित में अभिसारी दर्पण कहते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत विद्यार्थी को कंफ्यूजन रहता है कि अभिसारी दर्पण जो होता है वो आपका उत्तल दर्पण का नाम होता है। जी नहीं, अभिसारी दर्पण जो होता है वो आपका अवतल दर्पण को कहते हैं। तो यहाँ से देखिए 26 नंबर का कौन सा आंसर बन जाएगा, बी ऑप्शन, 26 नंबर का बी करेक्ट हो जाएगा। तो अभिसारी दर्पण जो कहता है अवतल दर्पण को कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से आंसर करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में अधिकतर विद्यार्थियों को कंफ्यूजन ही रहता है कि अभिसारी दर्पण का नाम दूसरा क्या होता है। तो अवतल दर्पण को ही क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए 27 नंबर का देख लेते हैं क्वेश्चन। 27 नंबर का क्या हो जाएगा, कहता निम्नलिखित में अपसारी दर्पण कहते हैं। तो देखिए, अभिसारी दर्पण जो अवतल दर्पण को बोले, तो अपसारी दर्पण किसको कहेंगे, उत्तल दर्पण को कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 का ए ऑप्शन बन जाएगा। तो अपसारी दर्पण किसको कहेंगे, उत्तल दर्पण को कहते हैं, तो नोट कर लेंगे। 28 नंबर का देखिए, कहता है कि कौन सा दर्पण आभासी एवं वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। तो एक अवतल दर्पण ही है जो आभासी एवं वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 28 नंबर का बी ऑप्शन बन जाएगा। 28 का कितना बन जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 का ए हो जाएगा, 28 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर में क्या दिया गया है, कहता कौन सा दर्पण सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। थोड़ा सा एक ऑप्शन की तरफ चलते, देखिए कहता है अवतल दर्पण। देखिए सिर्फ लगा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि केवल और केवल वो आभासीय प्रतिबिंब बनाएंगे। उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण तो आपका अकाल्पनिक प्रतिबिंब बनाते ही हैं, और दूसरा समतल दर्पण भी बनाते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यहाँ से आपका ऑप्शन 29 नंबर का डी बन जाएगा, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण बी ऑप्शन में है, समतल दर्पण सी ऑप्शन में है। तो आपका 29 नंबर का कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन, बी एवं सी
दोनों हो जाएगा। 29 नंबर का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए देखिए आगे 29 का हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं कितना नंबर का, 30 नंबर का। कहता किसी गोलिया दर्पण तथा किसी पतले गोलिया लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन सा होगा। देखिए एक गोलिया दर्पण है, एगो है पतले गोलिया लेंस, दोनों की फोकस दूरी दिया गया है -15 सेंटीमीटर। तो आप जान रहे हैं कि गोलिया दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा क्या हो गया, उत्तल दर्पण। तो इसमें जो है माइनस में लगा हुआ है फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे एक तो बात क्लियर हो गई कि माइनस को देखते ही हम ये डिसाइड कर लिए कि दर्पण जो होगा कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक है ना। अब आई बात लेंस के, तो अवतल लेंस की भी फोकस दूरी जो होते हैं वो भी ऋणात्मक होते हैं। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, बी ऑप्शन बन जाएगा। तो 30 नंबर का बी ऑप्शन बन जाएगा, 30 नंबर का बी ऑप्शन बन जाएगा। उत्तल दर्पण आपका अब उत्तल नहीं अवतल दर्पण का भी फोकस दूरी ऋणात्मक और अवतल लेंस का भी फोकस दूरी क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो इसीलिए आपका 30 नंबर का कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए 31 नंबर का। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है वो क्या कहलाता है, तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो 31 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 31 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए आगे, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। अब देखिए ऐसा कौन सा दर्पण है जो इसमें प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा बनता है। तो क्या थोड़ा सा देखिएगा ऑप्शन की तरफ का था केवल अवतल, तो थोड़ी ना केवल अवतल ठो में से आभासी प्रतिबिंब या सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है, नहीं। केवल उत्तल, क्या उत्तल सिर्फ उत्तल दर्पण में ही आभासी प्रतिबिंब बनता है, नहीं। केवल समतल या केवल समतल, समतल में भी आपका हमेशा सीधा ही बनता है। लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन की तरफ देखिएगा तो या तो समतल या उत्तल, तो उत्तलों में सीधा ही प्रतिबिंब बनता है और समतलों में सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। तो इसीलिए ऑप्शन जो डी दिया गया है 32 नंबर का डी, या तो समतल या तो उत्तल, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो 32 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर में क्या दिया गया है। कहता है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वस्तु से कहता है छोटा प्रतिबिंब, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ऐसा कौन सा दर्पण है जो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब भी हमेशा बनाते हैं, तो आपका उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। 33 का हो जाएगा ए नंबर, 33 का ए हो जाएगा। अब देखे होंगे कि बड़े बड़े ट्रक सब जो होते हैं तो वो आईना में वाहन के जो साइड मिरर के रूप में दर्पण लगल रहता है, तो उसमें जो है बड़े बड़े वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बन जाता है। तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल। 33 का ए ऑप्शन। चलो 34 नंबर का देखते हैं। कहता अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक एवं समान आकार का बनता है। तो देखिए अवतल दर्पण के कहाँ पे वस्तु को रखे जाते हैं कि प्रतिबिंब जो है उल्टा वास्तविक एवं वस्तु के बराबर ही बनता है। तो उस अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाती है ना, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के आकार के बराबर ही बनता है और वास्तविक एवं उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखिए 35 नंबर में कहता है कि उत्तल दर्पण में, यानी 35 नंबर में क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा, यहाँ पे लगा हुआ होगा स्क्रीन पे क्वेश्चन, इस पे देखिए। ठीक है ना। कहता है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। क्या उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक तो होता है। जब काल्पनिक होता है तो सीधा एवं हासित, हासित का मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हासित का मतलब होता है कि कमी, छोटा,
तो यहाँ पे सीधा एवं छोटा हो जाएगा, क्योंकि सीधा एवं आवर्धित नहीं हो सकता है। सीधा जब होगा आवर्धित होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखाता है। तो ये ऑप्शन कैसे हो सकता है, नहीं होगा। उल्टा एवं आवर्धित, तो उत्तल दर्पण तो उल्टा बनाता ही नहीं प्रतिबिंब, तो गलत हो गया। 35 नंबर में सीधा एवं हासित है, तो सीधा एवं हासित हो जाएगा। हासित का मतलब छोटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया 35 का सी ऑप्शन, 35 का सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35 के बाद 36 नंबर का। कहता है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। आप जान रहे हैं कि यहाँ पे 36 नंबर का देखिए, आप जान रहे हैं कि एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो यहाँ से r का रिलेशन जब निकालेंगे तो 2f हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है कि r बराबर 2f, तो जी हाँ 36 नंबर का बी ऑप्शन में दिया गया है कि r बराबर 2f। तो आपका 36 नंबर का कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर में क्या दिया गया है क्वेश्चन। कहता है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा होता है। यानी कोई भी कार होता है, अग्रदीप का मतलब हुआ कि आगे में जो हेडलाइट होता है उसकी बात कर रहा है। तो अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से किसका होता है। आप जान रहे हैं कि हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगाए जाते हैं, वाहनों की हेडलाइट में तो आपका अवतल दर्पण लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे 37 नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 37 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि 38 नंबर में क्या दिया गया है। कहता है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। यानी किस दर्पण का प्रयोग वाहनों के पश्च दृश्य का मतलब है कि पीछे देखने के लिए दर्पण लगाए जाते हैं। तो कोई सा भी वाहन हो तो आपका हो जाता है कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। तो 38 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 39 नंबर का देखिए, कहता है 39 नंबर में कि शोर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। देखिए शोर कुकर में जो दर्पण यूज करते हैं वो आपका अवतल दर्पण होता है। तो 39 नंबर का कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट एक 40 नंबर का है क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। कहता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। देखिए अगर दंत विशेषज्ञ यानी दांत वाले जो डॉक्टर होते हैं, तो दांत, कान, नाक, गला इत्यादि की जांच करने के लिए वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे 40 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 40 नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए जो टेस्ट लिया गया था 1 नंबर से लेकर के 40 नंबर तक आपका ऑब्जेक्टिव का क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। तो आप वीडियो को बार बार देखते रहिए ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर रहे कि जो ऑब्जेक्टिव बताया गया है, ठीक है ना। तो और लेकर के ऑब्जेक्टिव आएंगे इस पर कि इसी चैप्टर से संबंधित थोड़ा सा सवाल वाले। तो अभी पहले थोड़ा सा देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाद में न्यूमेरिकल पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आपका यहाँ से लेकर के 40 नंबर तक कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए इससे पहले आप लोगों को मैं एक